इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास आ जाता है इक्तबास की तशरीह। अब इक्तबास की तशरीह कैसे होती है? ये पेपर में सवाल नंबर कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसका जुज़ नहीं होता। तो इक्तबास की तशरीह करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले सवाल नंबर देने के बाद हम हेडिंग देते हैं इक्तबास की तशरीह। ये क्या होती है? हमारी हेडिंग। इसके बाद हम उस पैरे की 1 से 1.5 लाइन लिखते हैं एग्जामिनर को याद दिलवाने के लिए कि हम फलां पहले पैरे की इक्तबास की तशरीह करने लगे हैं, तो वो 1 से 1.5 लाइन आप लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हवाला मतन। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपने क्या करना होता है? आपने लिखना होता है सबक का उन्वान। सबक का उन्वान स्टूडेंट क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं सबक का नाम। तो जब आप सबक का नाम लिखेंगे तो ये आपका गलत है ग्रामर की रूह से, उर्दू पेपर में सबक का नाम लिखना। तो आपने यहाँ उन्वान लिखना है, ये ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुसन्निफ़ का नाम। उसी सबक, उसी पैरे के जो राइटर होते हैं, लिखने वाला होता है, उसका नाम आपने लिखना होता है। ये हवाला मतन इस तरीके हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अब जो जमात नहम और दहम होती है, उनके जो पेपर्स होते हैं उनमें ख़त कशीदा अल्फाज के जो मानी अल्फाज मानी होते हैं वो आते हैं। यानी कि कुछ पैरा दिया होता है, उसमें से कुछ अल्फाज अंडरलाइन किए होते हैं, आपने उन अल्फाज को लिख के उनके आगे मानी लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं 11th और 12th में ये नहीं होता। तो नहम और दहम यानी कि 9th और 10th वाले ये लिखेंगे और 11वीं और 12वीं वाले में ये नहीं होता। तो ये आप लिखेंगे, आपका ये भी सेक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? तशरीह। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? तशरीह से पहले यानी कि ख़त कशीदा अल्फाज मानी के बाद, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के बाद क्या करते हैं? सियाक़ो सबाक़ लिखना शुरू कर देते हैं। अब एग्जामिनर ने सियाक़ो सबाक़ तो पूछा ही नहीं है और आप सियाक़ो सबाक़ उस सवाल में लिख रहे हैं। जब इस सियाक़ो सबाक़ में अगर आपकी कोई गलतियां हो जाती हैं या एग्जामिनर उसका कांटा लगा देता है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके जो नंबर हैं वो कटेंगे, डिडक्ट होंगे। तो सियाक़ो सबाक़ का यहाँ लिखना ये गैर ज़रूरी है। आपने इस सवाल में इक़्तिबास की तशरीह में कभी भी सियाक़ो सबाक़ नहीं लिखना। इसके बाद तशरीह आ जाती है। तशरीह में आपने क्या करना होता है कि आपने लिखना है इक़्तिबास तलब पहरे की तशरीह में शायर के मुताबिक। ये नहीं कहना कि शायर कहता है। शायर ने तो बात की अपने पहरे में, मुसन्नफ़ ने बात की अपने पहरे में, तो आपने मुसन्नफ़ कहता है ये नहीं लिखना। आपने लिखना है तशरीह तलब इक़्तिबास के पहरे में मुसन्नफ़ के मुताबिक फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें जो आपने ऐड करना चाहती हो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी तशरीह 15 यानी कि 15 लाइन्स की होनी चाहिए। उसमें आप कोई शेर का हवाला दे सकते हैं, किसी आयत जो बनती जुलती हो इसके साथ, कोई हदीस, कोई और इंसिडेंट, कोई और वाक़या आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपकी जो इक़्तिबास की तशरीह है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको नंबर सारे के सारे आपके आ सकते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट को इक़्तिबास की तशरीह के मतलब कोई उसके ज़हन में सवाल हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।